दोस्तों, क्या आपके साथ भी कभी ऐसा होता है? आप एक काम पर ध्यान केंद्रित करने बैठते हैं, लेकिन फिर अचानक आपको कोई और काम याद आ जाता है और जैसे ही आप उसके बारे में सोचना शुरू करते हैं, आपके दिमाग में एक तीसरी बात आ जाती है और अगर आप इन सब के बीच अपना फोन खोल लेते हैं तो बस आपका काम तमाम। रील चलने लगती है और आपका ध्यान इधर उधर भटक जाता है। वो काम जिसे आप पूरा करना चाहते थे, हाँ, वो तो नहीं हुआ, लेकिन आपका समय जरूर बर्बाद हुआ। असल समस्या यह है कि आप एक जगह ठीक से ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते और हाँ, आप किसी भी तरह से सुस्त या आलसी नहीं हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि न्यूरोसाइंस कहता है कि ऐसा ही होता है। कभी कभी संज्ञानात्मक अतिभार या आपके दिमाग के ज्यादा गर्म होने की वजह से। उदाहरण के लिए, आप अपने घर में एक मजबूत वाईफाई लगवाने में बहुत पैसा खर्च करते हैं। अब आप बिना किसी रुकावट के स्ट्रीमिंग और हर चीज के इस्तेमाल की उम्मीद करते हैं, लेकिन कुछ लोग आते हैं और अपने सारे वीडियो 4 के रिजोल्यूशन में देखने लगते हैं। आपका वाईफाई चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, अगर बहुत से लोग आपका डेटा इस्तेमाल करते हैं तो वह ठीक से काम नहीं करेगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा, वह धीमा पड़ने लगेगा। आपका बैंडविड्थ बंटा हुआ था, इसलिए नहीं कि वाईफाई कमजोर था। कभी कभी आपके दिमाग के साथ भी ऐसा ही होता है, जिसे आप अक्सर फोकस या प्रेरणा की कमी कहते हैं। लेकिन असल में जो हो रहा है वह यह है कि आपका मानसिक बैंडविड्थ ओवरलोड या ज्यादा गर्म हो गया है। आपका दिमाग एक सुपर कंप्यूटर की तरह है, लेकिन कंप्यूटर चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, अगर आप उस पर 10 से 15 भारी गेम चलाते हैं या ढेर सारे टैब खोलते हैं तो सबसे अच्छा कंप्यूटर भी धीमा और हैंग हो जाएगा। आपके दिमाग में भी यही होता है। भले ही 100 काम चल रहे हों, आपके मन में 50 अलग अलग विचार आएंगे। कुछ उपयोगी विचार, कुछ पैसे कमाने के तरीके, कुछ सूचनाएं, परिवार की कुछ समस्याएं और दूसरी चिंताएं। अगर आपके दिमाग पर इतना सारा डेटा संभालने का दबाव होगा तो आपका दिमाग ओवरलोड होने लगेगा, ध्यान भटकने लगेगा और एक चीज से दूसरी चीज पर कूदता रहेगा। और ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि आप आलसी हैं, ऐसा इसलिए है क्योंकि आपका आंतरिक वाईफाई, आपका दिमाग एक साथ इतनी सारी चीजें नहीं संभाल सकता। न्यूरोसाइंटिस्ट इसे संज्ञानात्मक अतिभार कहते हैं और मैं इसे थोड़ा और समझाना चाहता हूं। मैं इसे संज्ञानात्मक अतिभार सिंड्रोम कहना पसंद करता हूं। अगर आपको ध्यान केंद्रित करने में दिक्कत हो रही है और आपका दिमाग बिना कुछ ठीक से किए एक विचार से दूसरे विचार पर कूदता रहता है, तो बात यह है, आपको और प्रेरणा की जरूरत नहीं है। आपको असल में एक ऐसे सिस्टम की जरूरत है जो आपको शांत करे, कुछ ऐसा जो आपके दिमाग पर पड़ने वाले अतिभार को कम कर सके। आज मैं आपको एक बहुत ही आसान तरीके से यह करने का तरीका बताऊंगा। एक आसान तरीके से मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे अपने दिमाग को केंद्रित और तेज बनाया जाए। जरूर अगले कुछ मिनटों में आप समझ जाएंगे कि आपका दिमाग बार बार ध्यान क्यों खो देता है। यह सब इसके पीछे के न्यूरोसाइंस के बारे में है। फिर मैं शोडो ब्रेन डंप नामक एक जापानी प्रेरित अनुष्ठान के बारे में बताऊंगा। इसके बाद मैं आपको 2-3 जापानी प्रेरित दर्शनों के बारे में बताऊंगा जो आपको एक दिनचर्या बनाने, रीति रिवाज बनाने और अपने दिमाग को जरूरत से ज्यादा बोझिल होने से बचाने में मदद कर सकते हैं। यह 3 चरणीय प्रणाली का पहला चरण होगा, जिसे मैं अनबर्डन माइंड प्रोटोकॉल कहता हूं। यह आपके मानसिक शोर को कम करेगा, आपकी एकाग्रता को बढ़ाएगा और आपको प्रवाह में लाने में मदद करेगा। आप जब चाहें इस अवस्था तक पहुंच सकते हैं। और फिर मैं यहां सिर्फ आपको प्रेरक बातें देने के लिए नहीं हूं। मैं आपके साथ जो कुछ भी साझा करता हूं वह विज्ञान, मानसिक इंजीनियरिंग पर आधारित है। मैं सब कुछ समझाऊंगा। वीडियो के अंत में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि आप इन बातों को अपने दैनिक जीवन में कैसे लागू कर सकते हैं, ताकि आपको कभी यह न कहना पड़े, यार मैं ध्यान केंद्रित ही नहीं कर पा रहा हूं। क्योंकि आजकल यही सबसे बड़ी समस्या है जिसका सामना ज्यादातर लोग करते हैं। जब भी वे ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करते हैं, उनका दिमाग शोर मचाने लगता है। हजारों चीजें। यार मैंने उस ईमेल का जवाब नहीं दिया, मैं उस दिन डीएम पर भी बात नहीं कर पाया। यार मुझे अभी भी अपने परिवार को फोन करना है। यार मुझे पैसे कमाने का कोई और तरीका ढूंढना होगा। फिर तो हर जगह से आने वाले ढेरों वीडियो और नोटिफिकेशन भी है। लेकिन सच तो यह है कि हमारा दिमाग इतनी सारी चीजों को संभालने के लिए नहीं बना है।
ये दरअसल स्थिरता, स्पष्टता और गहराई में जाने के लिए बना है। और एक बार जब आप आज के वीडियो से यह सीख जाएंगे तो आपका प्रदर्शन स्वाभाविक रूप से बेहतर हो जाएगा। आप अराजकता से शांति की ओर बढ़ पाएंगे। आप मानसिक कोहरा, निराशा सब कुछ दूर कर पाएंगे। कैसे? इसके लिए आपको इस विज्ञान को समझना होगा। 1970 में जॉन स्वेलर नाम के एक मनोवैज्ञानिक थे। उन्होंने एक अजीब बात देखी। उन्होंने पाया कि कुछ बच्चे कड़ी मेहनत करने के बावजूद अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते। इस बीच दूसरे बच्चे तेजी से सवाल हल कर रहे थे और बेहतर अंक प्राप्त कर रहे थे। और दिलचस्प बात यह है कि ऐसा नहीं था कि अच्छे अंक पाने वाले बच्चे वे ज्यादा बुद्धिमान या ज्यादा प्रेरित नहीं थे। नहीं, उन्होंने देखा कि इसके पीछे कोई मानसिक रणनीति थी। लोग इसका इस्तेमाल करते हैं और इसे साबित करने के लिए उन्होंने एक प्रयोग तैयार किया, एक समस्या समाधान प्रयोग, जिसमें उन्होंने बच्चों को गणित और ज्यामिति के कुछ सवाल दिए। समूह ए से कहा गया, यह रही समस्या, इसे जैसे चाहे हल करें। असल में यह एक जटिल समस्या थी। न तो कोई योजना थी और न ही कोई स्पष्ट रास्ता। बच्चों को हर कदम खुद ही तय करना था, इसलिए स्वाभाविक रूप से वे इसे हल नहीं कर पाए। समूह 2 को निर्देशित चरण दिए गए। उन्हें एक ही मुद्दे से जुड़ी अलग अलग समस्याओं के उदाहरण दिखाए गए, साथ ही उन्हें हल करने के चरण दर चरण निर्देश भी दिए गए। प्रयोग में पाया गया कि समूह ए, जिसने बहुत मेहनत की, खूब मेहनत की और अपने दिमाग में कई विकल्पों पर विचार किया, उसके नतीजे वास्तव में खराब रहे। वहीं समूह बी, जिसने चरण दर चरण निर्देशों का पालन किया, उसने भी सवाल जल्दी हल नहीं किया। उन्होंने न सिर्फ ये करना सीखा, बल्कि अपनी याददाश्त भी तेज बनाए रखी। उन्हें चीजें याद रहती थी, जिससे उन्हें दूसरी समस्याओं को सुलझाने में भी मदद मिली। तभी स्वेलर को एहसास हुआ कि हमारी याददाश्त सीमित होती है। हम मोटे तौर पर 4 से 7 हिस्सों में जानकारी जमा कर सकते हैं, और जब भी हमारे दिमाग में ज्यादा चीजें जमा होने लगती हैं, तो संज्ञानात्मक अधिभार या मानसिक अधिभार शुरू हो जाता है, जिससे ध्यान केंद्रित करना मुश्किल हो जाता है, काम करना मुश्किल हो जाता है और हमारी ऊर्जा हर जगह बर्बाद होने लगती है। यहीं से यह शब्द आया। यह अवधारणा 1988 में घड़ी गई थी और इसे संज्ञानात्मक भार सिद्धांत कहा जाता है। बाद में न्यूरोसाइंटिस्टों ने इस पर और काम किया और निष्कर्ष निकाला कि हमारे दिमाग में 2 तरह के नेटवर्क हमेशा सक्रिय रहते हैं। पहला है डिफॉल्ट मोड नेटवर्क। मूल रूप से जब यह नेटवर्क सक्रिय होता है तो हमारा दिमाग भटकता रहता है। यह एक विचार से दूसरे विचार पर कूदता रहता है, योजनाएं बनाता रहता है, अलग अलग चीजों के बारे में सोचता रहता है। यह पहला नेटवर्क है। दूसरे को टास्क पॉजिटिव नेटवर्क कहा जाता है। जब हमारा दिमाग इस नेटवर्क का इस्तेमाल करता है तो हम कामों पर ध्यान केंद्रित कर पाते हैं और कुशलता से काम कर पाते हैं। लेकिन कभी कभी होता यह है कि जब हम दबाव में होते हैं तो ये दोनों नेटवर्क एक साथ काम करने लगते हैं और तब हमारा दिमाग पूरी तरह से जाम हो जाता है। हम ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते और एक काम से दूसरे काम पर कूदने लगते हैं। कभी कभी जब दोनों नेटवर्क सक्रिय होते हैं तब भी हम कोई काम नहीं कर पाते। फिर भी हमें लगता है, यार मैं बहुत थक गया हूं। मानसिक रूप से आप थका हुआ महसूस करते हैं। आप जानते हैं, मेरे साथ भी ऐसा कई बार हुआ है। उदाहरण के लिए, जब मैं सीकन के लिए एक वीडियो बना रहा होता हूं तो मेरे पास एक साथ लगभग 10 से 15 वीडियो के आइडिया आते हैं। इसलिए मैं अक्सर बहुत सोचने लगता हूं, जैसे क्या मुझे यह आइडिया बनाना चाहिए, उस पर काम करना चाहिए, इसकी स्क्रिप्ट कैसे काम करेगी, उस स्क्रिप्ट के लिए कैसे काम करेगी। और जब मैं इस तरह से बहुत ज्यादा सोचता हूं तो चाहे मैं कोई काम कर पाऊं या नहीं, मेरा तनाव बढ़ता जाता है और मैं ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता। लेकिन एक बार जब मैं वीडियो का विषय तय कर लेता हूं तो मेरा दिमाग चरणों की रूपरेखा तैयार कर लेता है। पहले मुझे एक हुक बनाना है, फिर यह करना है, फिर वह करना है। और एक बार ये चरण स्पष्ट हो जाने पर मैं अपना काम जल्दी से पूरा कर सकता हूं, अपनी स्क्रिप्ट जल्दी से तैयार कर सकता हूं और काम शुरू करने के लिए तैयार हो सकता हूं। मैं जल्दी से परिणाम प्राप्त कर सकता हूं। तो अब मुख्य बात पर आते हैं, आप इन समस्याओं से कैसे निपट सकते हैं। इसके अलावा यहीं पर हमारा 3 चरणीय अनबर्डन माइंड प्रोटोकॉल, जिसके पहले चरण को मैं शोडो ब्रेन डंप कहता हूं, काम आता है। देखिए, जापानी दर्शन में
शोडो नाम की एक कला है। यह मूल रूप से जापान की सुलेख कला है। इसमें गुरु पहले से चित्र बनाने की योजना नहीं बनाते या उस पर विचार नहीं करते। वे सटीक स्ट्रोक का उपयोग नहीं करते। जो भी उनके दिमाग में आता है वे ब्रश उठाते हैं और स्याही बहने देते हैं। जो भी निकलता है, कागज पर जो कुछ भी दिखाई देता है, वह कोई बेतरतीब चीज नहीं है। यह उसका अपना मन है। उसके अंदर की हलचलें बाहर आ रही हैं। इसके अलावा एक विशिष्ट शैली है जिसे बुकुस्की कहा जाता है। आमतौर पर इसे करने वाला गुरु बिना रुके एक ही सांस में जो भी उसके दिमाग में आता है उसे चित्रित कर देता है। कोई दूसरा मौका नहीं, बस जो कुछ भी दिमाग में है उसे डाल देता है। एक गुरु जब ऐसा करता है तो वह एक प्रवाह गति तक पहुंच जाता है। फिर से गति मूलतः एक दर्शन है, एक मनशून्य अवस्था। जब आप उस अवस्था में होते हैं, आपका मन एक स्थिर नदी की तरह शांत हो जाता है और ऐसा लगता है जैसे आपका अहंकार मानो गायब हो गया हो। तो यह सब आपके लिए क्यों मायने रखता है? अगर आपके मन में बहुत कुछ चल रहा है तो सबसे आसान तरीका यह है कि आप इस जापानी दर्शन का अभ्यास शुरू कर दें। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि आपको ब्रश उठाकर कला बनानी शुरू कर देनी चाहिए, लेकिन कम से कम एक कलम उठाइए और अपने मन में चल रही हर बात को लिखना शुरू कर दीजिए। आधुनिक भाषा की तरह पश्चिमी लेखक जूलियन कैमरून की किताब में इस बारे में बात करते हैं। कलाकार अपनी लिखी किताब में सुबह के पन्ने लिखने के अभ्यास पर चर्चा करती हैं। मूल रूप से आप जो करते हैं वह यह है, हर सुबह जब आप उठते हैं तो 3 पन्ने या जितना हो सके लिखते हैं। बस अपने मन में चल रही हर बात को लिखते जाते हैं। ज्यादा मत सोचिए या कुछ भी अतिशयोक्तिपूर्ण मत कीजिए। बेहतर ध्यान केंद्रित करने के लिए बस अपने दिमाग में जो कुछ भी है उसे पन्नों पर उतार दीजिए। कोई ढांचा नहीं, कोई संपादन नहीं, कोई दोहराना नहीं, क्योंकि एक बार जब आप इस आदत में पड़ जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपका दिमाग अपने आप साफ होने लगा है और आप बेहतर महसूस करने लगेंगे। यह होना शुरू हो जाएगा। अपने दिमाग में चल रहे किसी भी विचार को लिखना शुरू कर दीजिए और उन्हें सिर्फ अपने फोन पर टाइप मत कीजिए। हो सके तो कलम और कागज से हाथ से लिखना शुरू कीजिए। जब आप हाथ से लिखते हैं तो आपका मोटर कॉर्टेक्स उत्तेजित होता है, जिससे आपके दिमाग को जानकारी उतारने में मदद मिलती है। तो इन तीनों में से पहले चरण के लिए इस तरीके का इस्तेमाल कीजिए। जापानी दर्शन का पालन करते हुए जो भी आपके दिमाग में आए उसे लिखना शुरू कर दीजिए। उदाहरण के लिए, मुझे एक स्क्रिप्ट पर काम करना है, या मैं 1 महीने बाद एक ट्रिप प्लान कर रहा हूं। मुझे अपनी फिटनेस पे काम करना है, मुझे ये करना है, मुझे वह करना है। आपको पता है कि आपको बहुत कुछ करना है, लेकिन अगर आप बस यही सब अपने दिमाग में रखेंगे तो क्या होगा? आपका दिमाग बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगा, ये ओवरलोड हो जाएगा, क्योंकि हमारे दिमाग को हार्ड ड्राइव की तरह डेटा स्टोर करने के लिए डिजाइन नहीं किया गया है। यह रैम की तरह है जिसमें सीमित जगह होती है। आप जितनी तेजी से चीजों को प्रोसेस कर सकते हैं उतनी ही ज्यादा रैम खाली कर सकते हैं। तो सबसे पहले यह करें, फिर दूसरे चरण प्रोसेसिंग वाले हिस्से पर जाएं। सिर्फ आपका भाग्य ही मायने रखता है। एक बार जब आप कलम और कागज लेकर सब कुछ लिख लेते हैं तो आपके पास हर काम के लिए 4 विकल्प होंगे। आपको हर काम के लिए एक विकल्प चुनना होगा। तो पहला विकल्प क्या है, इसे करें। उदाहरण के लिए, अगर आपने लिखा है कि आपको अपने दोस्त को जन्मदिन की शुभकामना संदेश भेजना है और यह 2 मिनट में हो सकता है, तो इसे अभी करें, इसे तुरंत शुरू करें। दूसरा विकल्प यह है कि अगर काम में 2 मिनट से ज्यादा समय लगेगा तो ठीक समय तय करें कि आप इसे कब करेंगे, आप वह काम करेंगे। तीसरा, काम चाहे जो भी हो, आप खुद से यह भी पूछ सकते हैं, क्या मैं इसे किसी और को सौंप सकता हूं? जैसे, क्या मुझे वाकई यह करना ही है? अगर आपको लगता है कि कोई और आपके लिए यह कर सकता है तो इसे सौंपना शुरू करें, बस इसे किसी और को सौंप दें। और चौथा है डिलीट करना। अगर आपने जो काम लिखा है उससे आपके जीवन में कोई मूल्य नहीं जुड़ता और वह बेकार है, तो उसे डिलीट कर दें, उसे कागज पर लिख लें और बाद में भूल जाएं। इससे आपका दिमाग साफ होगा और आपको बेहतर ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलेगी। आप काम कर पाएंगे और इसे ही GTD प्रक्रिया कहते हैं। GTD का मूल अर्थ है काम पूरा करना। इस बारे में एक बहुत अच्छी किताब है। लेखिका आपको बताती हैं कि अपने कामों को कैसे व्यवस्थित करें और तनाव व चिंताओं से कैसे छुटकारा पाएं। एलेन की किताब में तंत्रिका विज्ञान के ज्यादा शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया गया है, लेकिन आधुनिक शोध इसका समर्थन करते हैं।
मनोवैज्ञानिक ब्लूमा जिगार्निक ने 1927 में जिगार्निक प्रभाव की खोज की थी। मूल रूप से यह प्रभाव कहता है कि अगर आपके दिमाग में हर समय बहुत सी बातें चलती रहती हैं, अधूरे काम आपके दिमाग में ही जमा रहते हैं और यही असल में समस्याएं पैदा करता है। हालांकि इसका उल्टा भी बहुत असरदार होता है। fMRI अध्ययन बताते हैं कि अगर आप चीजों को लिखना और अपने कामों का शेड्यूल बनाना शुरू कर दें तो आपका दिमाग ऐसा महसूस करता है, ठीक है, आप इस पर काबू पा चुके हैं और आपका तनाव तेजी से कम हो जाता है। इसके अलावा आपका संज्ञानात्मक कार्यभार भी कम हो जाता है। बस पहला चरण पूरा हो गया। अब आपको बस तीसरे चरण पर जाना है। तो प्रोसेस फ्लो स्प्रिंट इस तरह काम करता है। आप तय करते हैं कि किन कामों को दूसरों को सौंपना है, किन कामों को बस लिखकर भूल जाना है और किन कामों को आप खुद पूरा कर सकते हैं। लेकिन जो काम बचे हैं और आपको जरूर करने हैं, जिन्हें आपने शेड्यूल किया है, तो बस उन्हें पूरा करें, उन पर काम करना शुरू करें। 25 मिनट का टाइमर सेट करें, जिसे पोमोडोरो तकनीक कहते हैं। आप इस तरीके का इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारी 21 दिवसीय चुनौती के दौरान मैं खुद इसका इस्तेमाल करता हूं और अपने समुदाय के सदस्यों से भी यही करवाता हूं। पोमोडोरो तकनीक में हम 25 मिनट का टाइमर सेट करते हैं। शुरुआत करते हैं बस एक लक्ष्य या एक चीज चुनकर जिस पर ध्यान केंद्रित करना है और फिर बिना किसी व्यवधान के कम से कम 25 मिनट तक उस पर काम करें। मैं ऐसा हमेशा करता हूं और मैं आपको भी इसे आजमाने की पुरजोर सलाह देता हूं, क्योंकि एक बार जब आप ऐसा करना शुरू कर देते हैं तो हार्वर्ड के अध्ययन बताते हैं कि जो लोग ऐसा करते हैं, ब्रेन डंप, डीप वर्क, उनका संज्ञानात्मक प्रदर्शन सिर्फ 2 हफ्तों में 17% तक बेहतर हो जाता है। 2 हफ्तों में आप अपनी जिंदगी पूरी तरह से बदल सकते हैं। मैं आपको बता रहा हूं, 2 हफ्तों की तो बात ही छोड़िए। मैं वादा करता हूं, अगर आप सिर्फ 7 दिन भी ऐसा करते रहेंगे तो आपका मानसिक ध्यान काफी बेहतर हो जाएगा। आपका आलस्य दूर होने लगेगा और आप में एक विजेता जैसी मानसिकता विकसित हो जाएगी। आपको ऐसी ऊर्जा मिलेगी जैसे, ठीक है, चलो काम पर लग जाते हैं। आइए इससे संबंधित एक संक्षिप्त विजुअलाइजेशन आजमाते हैं। अच्छा लगेगा। अगर तुम तैयार हो तो अपनी आंखें बंद कर लो। अपनी आंखें बंद करो और बस मेरी आवाज सुनो। गहरी सांस लो, गहरी सांस लो। उसे थामे रहो, अब उसे जाने दो। धीमे हो जाओ। 2-3 गहरी सांसें लो। अपनी आंखें बंद रखो, सीधे बैठ जाओ। कल्पना करो कि तुम्हारा दिमाग एक झील की तरह है। हर बार जब तुम अलग अलग चीजों के बारे में सोचते हो, नोटिफिकेशन खोलते हो, वीडियो देखते हो, असल में उस झील में छोटे छोटे पत्थर फेंकते हो, तो लहरें और तरंगे पैदा होती हैं और तुम ठीक से देख नहीं पाते या समझ नहीं पाते कि क्या हो रहा है। तुम झील को साफ नहीं देख पाते क्योंकि पानी आगे पीछे होता रहता है। लेकिन अगर तुम धीरे धीरे उन पत्थरों को फेंकना बंद कर दो, मतलब उन सभी नोटिफिकेशन और विकर्षणों को बंद कर दो जिन्हें तुम जानबूझकर फेंक रहे हो, तो बस शांत हो जाओ और अपने दिमाग को थोड़ा समय देना शुरू करो। फिर धीरे धीरे देखो कि कैसे तुम्हारा दिमाग एक स्थिर अवस्था की ओर बढ़ता है। पानी शांत, साफ और चिंतनशील हो जाएगा और तुम्हारा दिमाग ध्यान के साथ एक प्रवाह अवस्था में प्रवेश कर सकेगा। जरा सोचो कि यह कितना अच्छा लगेगा। और इसके लिए आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। बस अपने दिमाग को ज्यादा उत्तेजित करने से बचें, कम चीजें खाएं और जो भी मैंने अभी आपको बताया है बस उसका पालन करें। एक गहरी सांस लें और कहें, हाँ मैं करूंगा। आपका दिमाग साफ हो जाएगा। आप बेहतर ध्यान केंद्रित कर पाएंगे। एक समय में एक ही काम। मैं जो करता हूं उस पर नियंत्रण रखता हूं। गहरी सांस लें, इसे महसूस करें, अपने अंदर इस शांति को महसूस करें। अब अपनी आंखें खोलने का समय है और मैं बस यही चाहता हूं कि आप अगले 7 दिनों में कम से कम 2 या 3 बार मेरी बताई बातों पर अमल करें। सुनिश्चित करें कि आप इसे अपने दिमाग में अच्छी तरह बिठाएं और जो मैं आपको बता रहा हूं उसका अभ्यास करें। अगर आप 21 दिन की चुनौती लेना चाहते हैं, जिसमें हम पोमोडोरो भी करते हैं, तो हम अपने दिमाग को शांत करते हैं, कल्पना करते हैं। चूंकि आप यहां तक पहुंच गए हैं, मैं ये कहना चाहता हूं, कई बार हम चीजें सीखते तो हैं लेकिन फिर उन्हें भूल जाते हैं। लेकिन अगर आप सीखी हुई बातों को अपने जीवन में लागू करना चाहते हैं और अपने अंदर वास्तविक बदलाव लाना चाहते हैं और अपने दिमाग को ध्यान केंद्रित करने और लगातार काम करने के लिए
प्रशिक्षित करना चाहते हैं तो आप सही जगह पर हैं। हमारे समुदाय के सैकड़ों सदस्य यही कर रहे हैं। मैंने लोगों की इसमें मदद की है, उन्हें ध्यान केंद्रित करने में मदद की है, उन्हें सुबह उठने में मदद की है। अब वे लगातार काम कर पा रहे हैं और यह आपको इन सभी चीजों को अपने जीवन में लागू करने, आपकी दिमागी शक्ति बढ़ाने और आपके ध्यान को बेहतर बनाने में मदद करेगा। आज के लिए बस इतना ही। अब मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में।